मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय। हम लोग पढ़ रहे थे मानव में रासायनिक समन्वय, और मानव में रासायनिक समन्वय के अंतर्गत अपन ने 3 प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी थी, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित ग्रंथि। और इनमें से सबसे पहले अपन ने जो हाइपोथैलेमस थी उसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। दूसरी अपनी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है, सबसे पहले इसके ऊपर जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको आप सुन लीजिए। एक एक नंबर के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। यह सबसे पहली बात तो यह है, मटर के दाने के आकार की गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। ठीक है, मटर के दाने के आकार की गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। ये मैंने डायग्राम बनाया, कल अपन ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। इसके ऊपर वाला जो भाग था वो हाइपोथैलेमस था, और हाइपोथैलेमस के द्वारा ये एक व्रंथ, जिसको अपन कह देते हैं इनफंडीबुलम, एक व्रंथ इनफंडीबुलम के द्वारा ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। और एक प्रश्न और बनता है कि यह मस्तिष्क की जो सेल्ला टर्सिका नामक गुहा होती है, स्फिनोइड अस्थि के छिछले भाग या गुहा, क्या नाम है ये भी आपको याद रखना। 1 नंबर का प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। सेल्ला टर्सिका, सेल्ला टर्सिका यानी कपाल की सेल्ला टर्सिका गुहा में ये स्थित होती है, और इसका व्यास जो है 1 सेंटीमीटर से, व्यास कितना है इसका, व्यास है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक क्या होता है इसका व्यास होता है। और अगर अपन इसके वजन की बात करें तो 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम क्या होता है इसका वजन होता है। और इसके पश्चात जो अपन ने बात की थी उत्पत्ति की, तो 3 जननिक स्तर आप लोगों को याद है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो यह भ्रूणीय एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। और चूंकि यह जो हाइपोथैलेमस इस ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सर्वोच्च कमांडर। कल अपन ने चर्चा की थी। और पीयूष ग्रंथि जो है वो अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है पीयूष ग्रंथि के ऊपर कि यह स्त्रियों में यानी महिलाओं में यह पुरुषों की अपेक्षा कुछ बड़े आकार की होती है। अगर महिला और पुरुष दोनों की तुलना की जाए तो महिलाओं में यह बड़े आकार की होती है, पुरुषों में यह छोटे आकार की। ये देख लीजिए संरचना, ये पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये इसकी पश्चपाली है, ये इसकी अग्रपाली है। ठीक है, अग्रपाली को एडिनो हाइपोफाइसिस, अग्रपाली को क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पश्चपाली को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। यानी इसको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली साइंटिफिक नेम एडिनो हाइपोफाइसिस, और पश्चपाली को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अग्रपाली जो है वो ग्रसनीय क्षेत्र, एक्टोडर्म के ग्रसनीय क्षेत्र से बहिर्वृद्धि के रूप में उत्पन्न होती है, और यह पीयूष ग्रंथि का लगभग 70% पार्ट बनाती है। एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्रपाली को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पार्स इंटरमीडिया, सबसे ऊपर ही ऊपर पार्स ट्यूबेरिलिसिस, उसके बाद में पार्स इंटरमीडिया, उसके बाद में पार्स डिस्टेलिस, ये अग्रपाली के भाग हैं। और पश्चपाली को 2 भागों में विभाजित करते हैं, पार्स नर्वोसा और पार्स इम्यूनिसेंस। अब देखिए, पार्स ट्यूबेरिलिसिस जो है वो अग्रपाली या एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा कुल 6 हार्मोनों का स्राव किया जाता है। पश्चपाली या न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा 2 हार्मोनों का स्राव किया जाता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो ये एक एक नंबर के प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के द्वारा कौन से हार्मोनों का स्राव किया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच या वेसोप्रेसिन, एडीएच। अब देखिए, ये हार्मोनों के नाम मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, तो ये भी प्रत्येक शॉर्ट हार्मोन जो है वो 1 नंबर का प्रश्न बनता है, अर्थात इनकी फुल फॉर्म भी अपने से पूछी जा सकती है। एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्रपाली के द्वारा कुल 6 हार्मोनों का स्राव किया जाता है। पार्स ट्यूबेरिलिसिस जो भाग है अग्रपाली का, उसके द्वारा कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता। पार्स इंटरमीडिया है, उसके द्वारा MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, नाम से स्पष्ट आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अपनी त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है, अपनी त्वचा में मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है। तो यह ग्रंथि क्या करती है, मेलेनिन जो वर्णक है उसको मजबूत बनाती है, या यूं कह दें कि रंगा कोशिकाओं में मेलेनिन के कणों को फैलाकर रंगों को गहरा करने का काम करती है। तो मनुष्य की त्वचा के ऊपर जो तिल और चकत्ते वगैरह जो पाए जाते हैं वो इसी के कारण पाए जाते हैं, पार्स इंटरमीडिया के द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसकी फुल फॉर्म भी होगी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। केवल मात्र एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित होता है, पार्स ट्यूबेरिलिसिस के द्वारा किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्राव नहीं होता है। पार्स डिस्टेलिस कुल 6 हार्मोनों का स्राव किया जाता है। सबसे पहले STH। अब यहां फिर प्रश्न बनता है STH का पूरा नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या इस STH को ही GH हार्मोन कहते हैं, अर्थात ग्रोथ हार्मोन। STH का भी पूरा नाम आपको याद रखना है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद में GTH का पूरा नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेड आप लोग जानते हैं, अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, जनन तंत्र पढ़ लिया, तो जो वृषण और अंडाशय है उनको अपन क्या कहते हैं, गोनेड कहते हैं। ठीक है, यानी जननिक भाग क्या कहलाता है, गोनेड कहलाता है, जो युग्मकों का निर्माण करता है। तो यहां गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। और यहां पर भी इसके भी 2 पार्ट है, LH और FSH। तो LH के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात ये क्या करता है, जो पुटक कोशिकाओं को प्रेरित करता है। और इसी को LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ICSH। तो यहां फिर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ICH का पूरा नाम क्या है, इंटरस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद में TSH, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का पूरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन भी ज्यादातर पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों की रासायनिक प्रकृति क्या है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है। और यह हार्मोन TSH जो है वो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि का नियमन का कार्य करता है। उसके बाद में देखिए ACTH पूरा नाम क्या है, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, आगे अपन पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्रंथि को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ACTH है जो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, वो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा निष्कासित होने वाले हार्मोनों के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इस स्राव पूरा नाम क्या है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद में देखिए LTH, लेक्टोजेनिक ट्रोपिक, या इसी को अपन क्या कह देते हैं, PTH, प्रोलैक्टिन ट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन नाम से स्पष्ट हो रहा है, लेक्टो का मतलब दूध, ठीक है। इस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि की लेक्टोट्रोप कोशिकाओं के द्वारा होता है। स्त्रियों में यह हार्मोन गर्भावस्था में स्तन की वृद्धि करता है तथा शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध स्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है, इसलिए इसे दुग्ध जनक हार्मोन भी कहते हैं। तो एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पे, दुग्ध जनक हार्मोन किसे कहते हैं, LTH या PTH जो हार्मोन है उसको क्या कहते हैं, दुग्ध जनक हार्मोन कहते हैं। अब देखिए यहां अपने को इस हार्मोन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है, यानी STH और GH पूरा नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। पीयूष ग्रंथि सबसे पहला हार्मोन कौन सा स्रावित करती है, STH या गोनेडोट्रोपिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन के द्वारा मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत, मानव शरीर के अंतर्गत।
पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो यह हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। दूसरी बात, शारीरिक वृद्धि का नियमन करता है, शारीरिक वृद्धि का नियमन करता है, या अपन यूं कहते हैं कि यह एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या होते हैं, अपने भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। तो इन अवयवों का यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या करता है, नियमन करता है। अग्नाशय से इंसुलिन व ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावण, अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उन हार्मोनों के श्रवण को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। यूरिया उत्सर्जन व मूत्र निष्कासन में भी वृद्धि करता है। मानव क्या है, एक यूरियोटेलिक प्राणी है, अर्थात मूत्र के रूप में वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो यूरिया और मूत्र के उत्सर्जन में भी ये हार्मोन क्या करता है, वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, अस्थियों व पेशियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। यकृत में ग्लूकोनियोजेनेसिस अर्थात वसा से एमिनो अम्ल और ग्लूकोज के निर्माण को, और ग्लूकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण को भी ये क्या करता है, प्रेरित करता है। उत्तक क्षय को रोकता है, जो उत्तक क्षय होते हैं उसे रोकता है, और प्रोटीन के विघटन को बाधित करता है, अर्थात प्रोटीन विघटित न हो। उत्तक क्षय को रोकता है, प्रोटीन के विघटन को प्रेरित रोकता है। इस हार्मोन का प्रभाव अल्प स्राव और अधिक स्राव के कारण क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, और इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला, अगर अल्प स्राव हो यानी किसी व्यक्ति में या किसी बालक में अगर पीयूष ग्रंथि से एसटीएच या ग्रोथ हार्मोन स्रावित नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति बौने रह जाते हैं, और बौने रह जाने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति बंदे या अपन कह सकते हैं नपुंसक भी होते हैं, ठीक है। और ऐसे बौने ज्यादातर आपको विभिन्न प्रकार के सर्कस में काम करते हुए दिख जाएंगे। दूसरा, अल्प स्राव से ही होने वाला रोग है साइमंड रोग, इसको एक्रोमिक्रिया या पीयूष मिक्सिडीमा भी कहते हैं। एक्रोमिक्रिया या पीयूष मिक्सिडीमा भी कहते हैं। वयस्क अवस्था में जब ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच हार्मोन कम स्रावित होता है, तो ये कमजोरी उत्पन्न कर देता है, और लैंगिक क्षमता को भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। उत्तक क्षय अधिक होने लगता है, इसे उत्तक क्षय जो अधिक होता है उसे क्या करते हैं, एक्रोमिक्रिया कहते हैं, और इसका दूसरा नाम पीयूष मिक्सिडीमा भी है। तो किसी भी नाम से एक्रोमिक्रिया, पीयूष मिक्सिडीमा या साइमंड रोग, किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। साइमंड रोग कब होता है या क्या होता है इसके अंतर्गत, तो वयस्क अवस्था में शारीरिक और लैंगिक क्षमता में कमी आ जाती है। अब देखिए, अधिक स्राव से क्या होता है, अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए, तो क्या होता है, महाकायता या जिग्नेटिज्म भी इसको कहते हैं। इस हार्मोन के कारण व्यक्ति जो है विशाल काय का हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अग्रातिकायता या एक्रोमेगेली, इस हार्मोन के अधिक स्राव के कारण जो वृद्धावस्था के अंतर्गत कूब निकलती है, जिसको अपन कुबड़ा भी कहते हैं, तो ये वयस्क अवस्था में ही कूब निकलना प्रारंभ हो जाती है। असामान्य वृद्धि होने लगती है, जिससे व्यक्ति के निचले जबड़े और चेहरे के आसपास का भाग जो है वो मोटाई में वृद्धि करके बड़ा हो जाता है, और बहुत बड़े आकार का चेहरा जो है वो दिखाई देने लगता है, कुबड़ उत्पन्न हो जाती है। तो ये पीयूष ग्रंथि के अल्प और अधिक स्राव से होने वाले रोग थे। इसके अलावा अपन जो अन्य हार्मोन है, जैसे एलटीएच है, ठीक है, टीएसएच है, एसीटीएच है, और जीटीएच है, एफएसएच है, एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन की चर्चा अपन कर चुके। अब जो अपना दूसरा पार्ट बचता है, कौन सा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस दो प्रकार के हार्मोनों का स्राव करता है। मैंने आपको बताया, आपको याद होगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से, एक की अपन ने बात की थी ऑक्सीटोसिन, एक तो क्या है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा क्या है वैसोप्रेसिन, और इसे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच का पूरा नाम क्या है,
एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है, याद रखना है, इस नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन हार्मोन किसके द्वारा होता है? स्रावित पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा यह हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन क्या करता है? प्रसव के समय प्रोजेस्टेरोन की कमी होने से गर्भाशय की जो पेशियां हैं उनको संकुचित करता है। प्रसव पीड़ा को प्रारंभ करके शिशु जन्म में सहायता करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। मैथुन के समय गर्भाशय की जो पेशियां हैं उनको गर्भाशय की जो अरेखित पेशियां हैं उनको संकुचित करने का काम करता है, जिससे शुक्राणु तीव्र गति करते हुए और अंडाशय या अंडाणु तक पहुंच जाए। ठीक है, और शिशु को गर्भाशय से निकलने में सहायता करता है। ये इतने सारे कार्य किसके हैं? ऑक्सीटोसिन के। उसके बाद में वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन, पूरा नाम क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जो नेफ्रॉन होता है, अपन उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन की जो नलिकाएं होती है उनमें जल के पुनरावशोषण, किसको? ये याद रखना आप नाम, जल के, वहां पर भी इसको पढ़ेंगे, जल के पुनरावशोषण। पुनरावशोषण इसलिए कि एक बार अवशोषण की क्रिया जो है वो आहार नाल में संपन्न हो जाती है और दोबारा अवशोषण की जो क्रिया है वो नेफ्रॉन के अंतर्गत होती है। नेफ्रॉन क्या है? उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वहां पे ये जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। अधिक मात्रा में स्रावित होने पर, एडीएच के अधिक मात्रा में स्रावित होने पर मूत्र अधिक गाढ़ा हो जाता है और मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। और इसी प्रकार कम स्रावित होने पर क्या होता है? मूत्रता बढ़ जाती है और एक रोग जिसको अपन कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस या पॉलीडिप्मिया रोग हो जाता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनका प्रभाव अपन ने पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम शेष बची हुई ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।